हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं डियर लर्नर्स? आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स ज्ञान। और आपको पता है कि इस चैनल पे जो है मैं क्लास 9 से लेके क्लास 12 के फिजिक्स के वीडियोस बनाता हूं। आज फिर से आ गया हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेके और ये वीडियो रहेगा क्लास 12 के लिए। हम क्लास 12 की फिजिक्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों से और सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियोस जो हैं वो जरूर लाइक करें और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, आप लोगों की सपोर्ट से जो है वो मैं आगे वीडियोस बनाता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो जो है वो क्लास 12 के लिए है और क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज में सबसे पहला बेसिक टॉपिक जिसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कूलम्स लॉ जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं हेडिंग दे देता हूं यहां पे, कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले हम इस लॉ को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, किस बारे में है, और उसके बाद फिर इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से बेसिक लेवल के, फिर थोड़े एडवांस लेवल के, ठीक है। तो आई होप जो है वो आपको पसंद आएगा। सो कूलम्स लॉ, देखो सारी बात हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब हम चार्जेस की बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चार्जेस। और हमने चार्जेस के बारे में ये पढ़ा है कि चार्जेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, और चार्जेस को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में आपकी जितनी बुक्स हैं या जो भी है, हम उसको क्यू पे मतलब क्यू लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो मान लो भाई मेरे पास अगर दो पॉजिटिव चार्ज हों, प्लस क्यू, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं भाई। ये वाला चार्ज इसको इधर, ये वाला चार्ज ये Q1 Q2 रख लीजिए ना। तो इस तरह से एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, क्या अगर दोनों को मैं नेगेटिव रखूं, दोनों चार्जेस नेगेटिव हों, तब भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। ऐसा होता क्यों है ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने पे पता चलेगा। फिलहाल अभी हमने ये जनरलाइजेशंस पढ़ी हुई है कि चार्जेस जो है वो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस लगाते हैं। डिपेंड करता है कि चार्ज की नेचर क्या है, ठीक है। तो अगर सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करते हैं, और अगर एक प्लस रखें एक माइनस रखें तो भाई अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जनरल बात यह होगी कि भाई चाहे फोर्स अट्रैक्टिव हो रिपल्सिव हो, अगर दो चार्जेस होंगे, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है या नहीं भी है, तो एक दूसरे के पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। अब आपको पता है फिजिक्स जो है वो दैट इज अबाउट द मेजरमेंट्स। सो क्वेश्चन ये उठता है कि बताओ कितना फोर्स लगेगा। देखो, ये अगर पहला केस पकड़ूं तो यहाँ पर दो मैंने पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं। बताओ जी Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है। ये जो वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट किया है ये बता रहा है कि Q2 पे जो फोर्स लग रही है ना, अगर मैं इसको F से रिप्रेजेंट करूं, फोर्स किस पे लग रही है, 2 पे। किसकी वजह से लग रही है, 1 पे। तो भाई बताओ ये फोर्स कितना होगा। सिमिलरली यहां पर देखिए, ये भी F है, फोर्स है, किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है। किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो इन फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, निकालना है इनका मैग्नीट्यूड कितना न्यूटन हुआ। और डायरेक्शन तो आपको पता ही अपोजिट है। देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये दो फोर्सेस इक्वल हैं। नो, दैट इज रॉन्ग। ये दो फोर्सेस इक्वल नहीं है, क्योंकि फोर्सेस वेक्टर होते हैं, और वेक्टर तभी इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हों। हालांकि अगर ये दो चार्जेस बराबर हुए तो इन दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन इनकी क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए ये ऐसे इक्वल नहीं है, पूरे फोर्स वेक्टर एक दूसरे के इक्वल नहीं है। खैर, इसकी बात बाद में करेंगे। हमने सबसे पहले ये स्टडी करना है कि भाई फोर्स लगता कितना है। तो कूलम जो थे उन्होंने यही स्टडी किया कि भाई दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता किसके बराबर है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, बट कितनी, हाउ मच कैन वी कैलकुलेट इट। तो उसका उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, एक फॉर्मूला दे, पहले एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट का फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या कहलाता है, कूलम्स लॉ, ठीक है। सो जरा सोचते हैं इस बारे में और देखते हैं कि भाई कूलम्स ने क्या कहा। देखिए, अगर मुझे दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना है तो सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक। यही स्टडी किया कूलम्स ने भी। उन्होंने देखा कि अगर मेरे पास दो चार्ज होते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करते हैं ना।
दो चार्जेस ले लिए मैंने, प्लस Q1 एंड प्लस Q2, ठीक है। और मान लीजिए मैं इनको थोड़ा सा स्फेरिकल शेप का बना देता हूं, ठीक है। देखिए ये हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं, लेकिन किस केस में पढ़ रहे हैं? पॉइंट चार्जेस के केस में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप पॉइंट चार्जेस ही बता देता हूं, पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट क्यों है, पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट तो आपको पता है, पॉइंट हैज नो डायमेंशन, एक बिल्कुल स्मॉल डायमेंशनलेस फिगर जो है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। बट टेक्निकली हम पॉइंट चार्ज कैसे बनाएं? देखो, अगर मेरे पास दो चार्जेस हों, जैसे यहां पर है Q1 एंड Q2, स्फेरिकल शेप के मान लीजिए, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, जो R लिख देता हूं मान लीजिए, अगर वो काफी बड़ा है इनके साइज के मुकाबले में, इनके डायमीटर या रेडियस के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब R बहुत बहुत बड़ा है इनके डायमीटर या रेडियस के मुकाबले में, साइज के मुकाबले में, तो हम इन दोनों को पॉइंट चार्जेस कंसीडर करेंगे। करना क्यों है? क्योंकि इजी होता है। जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए है, तो क्या इसका मतलब एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए नहीं है? उसके लिए भी ये ले है, लेकिन सबसे पहले हम सिंपल केस पढ़ेंगे कि मान लीजिए ये दो क्या है? पॉइंट चार्जेस हैं। और किन दो चार्जेस को पॉइंट चार्जेस माना जाता है? जब उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो काफी बड़ा हो एज कंपेयर टू देयर साइजेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए भाई दो क्रिकेट साइज की बॉल है, जो क्रिकेट बॉल होती है ना, ऐसे ऐसे दो बॉल्स हैं, ठीक है ना, उन पे चार्ज है, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कुछ सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, तो ये डिस्टेंस इनके साइज के मुकाबले में उतना बड़ा नहीं है, मतलब कंपैरिजन में है, तो इसको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए सिमिलरली अगर आप ऐसे मान लीजिए कि दो क्रिकेट साइज की बॉल के चार्जेस 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर है, तो ये काफी बड़ा डिस्टेंस हो जाता है उनके साइज के कंपैरिजन में, तो फिर इनको हम पॉइंट चार्जेस कंसीडर करते हैं। सो चलो सिंपलिसिटी के लिए सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये दो चार्जेस मान लीजिए क्या है? पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। तो यहां पर बना लेता हूं कि Q1 एंड Q2। जैसे आपने न्यूटन लॉ पढ़े थे ना, वहां पर भी पहले हम पॉइंट मास कंसीडर करते हैं ना, ताकि अप्लाई करना आसान हो, इक्वेशन बनाना पॉइंट मास के लिए आसान होता है। इसी तरह से पॉइंट चार्ज के लिए भी इक्वेशन, और उसी की हेल्प से फिर हम एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए भी करते हैं, बट पहले पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। तो ये आ गया प्लस Q1, ये आ गया प्लस Q2, दो चार्जेस, और मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। अब कूलम ने क्या किया? स्टडी करना स्टार्ट कर दिया कि भाई इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो उसने पाया, कूलम्स ने पाया कि भाई सबसे पहले जो फोर्स होता है दोनों के बीच का, जो रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स, वो सबसे पहले डिपेंड कर रहा है इन दोनों के, भाई ये Q1 कितना है और Q2, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे है ना, Q1 का कितना मैग्नीट्यूड है और Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर Q1 बड़ा हुआ तो फोर्स भी बड़ा होगा, सिमिलरली अगर Q2 बड़ा हुआ तो फोर्स भी बड़ा होगा, और Q1 Q2 अगर स्मॉल होंगे तो फोर्स भी स्मॉल होगा। भाई एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज, दो फिगर्स बनाता हूं, ये पेयर्स बन रहे पॉइंट चार्जेस के। पहले पेयर में मान लीजिए यहां पर 2 चार्ज है, और दूसरे में यहां पर मान लीजिए 4 तो किस में फोर्स ज्यादा होगा? नीचे वाले में, ऑब्वियसली बात है। जहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा वहां पर फोर्स भी ज्यादा, जहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम वहां पर फोर्स भी कम। तो उन्होंने देखा कि भाई ऐसा क्या कर सकते हैं, कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। और किस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे? दोनों पे डिपेंड करती है। भाई फोर्स जो है वो Q1 पे भी डिपेंड करती है, और फोर्स जो है वो Q2 पे भी डिपेंड करती है। हम मतलब ऐसा करें कि मान लीजिए अगर मैं Q चार्ज को डबल कर दूं तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, Q1 चार्ज को मैं ट्रिपल कर दूं, फोर्स भी क्या हो जाएगा? ट्रिपल। सिमिलरली अब अगर मैं Q2 में कुछ चेंज करूं, Q2 को 3 टाइम्स कर लूं, फोर्स भी क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स, ठीक है। अगर Q2 को मैं 4 टाइम्स करूं तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। अच्छा एक कम करें, मान लीजिए इसको मैंने 2 टाइम्स कर लिया, इसको मैंने 2 टाइम्स कर लिया, और इसको मैंने 3 टाइम्स कर लिया। फिर क्या उन्होंने पाया? उन्होंने बोला कि फोर्स जो है वो 6 टाइम्स बढ़ जाती है। पहले चार्ज को 2 टाइम्स, दूसरे चार्ज को 3 टाइम्स कर लिया, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स कर लिया, तो फोर्स जो है वो 6 टाइम्स बढ़ गई।
ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि हम ऐसा बोल सकते हैं इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके कि फोर्स किस पे डिपेंड करती है, दोनों के प्रोडक्ट पे, दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट पे। तो पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि फोर्स पहला फैक्टर क्या है जिस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे, ठीक है। और दूसरा उन्होंने एक और चीज देखी, भाई जितना आप नजदीक रखते हो पार्टिकल चार्जेस, उतना फोर्स ज्यादा, जितना आप चार्जेस दूर रखेंगे उतना फोर्स कम, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि फोर्स जो है वो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे भी तो डिपेंड कर रही है और इनवर्सली कर रही है भाई। अगर ये डिस्टेंस कम हो जाए फोर्स बढ़ेगा, अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाए फोर्स कम होगा। ऐसे रिलेशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं ना। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फिलहाल आर लिख रहा हूं मैं। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि देखो जैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, एग्जाम्पल के लिए इन दोनों का डिस्टेंस मतलब कितना है, आर है। और अगर मैं इन दोनों को नजदीक लेके आऊं, कितना, ये डिस्टेंस r/2 कर लूं। अब ये इन दो चार्ज पार्टिकल्स को अगर क्या करें, नजदीक लेके आए, मतलब डिस्टेंस कम करें। कितना नजदीक लेके आए, जैसे प्लस Q1 यहां लिखा, प्लस Q2 यहां लिखा। पहले r था डिस्टेंस, मैंने दोनों के बीच का डिस्टेंस r/2 कर लिया, मतलब हाफ कर दिया डिस्टेंस, आधा कर दिया। तो आधा करने से उन्होंने देखा कि फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाती है। कितने टाइम्स, अगर r को कन्वर्ट करें r/2 में तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाती है भाई। सिमिलरली उन्होंने क्या, अच्छा ये कम करते हैं भाई, डिस्टेंस कम नहीं करते, बढ़ाते हैं। अगर बढ़ा लें, अगर Q1 Q2 का डिस्टेंस r से 2r कर दें, r से क्या कर दें 2r, तो r को जब उन्होंने 2r किया, डबल कर दिया डिस्टेंस, तो उन्होंने देखा कि फोर्स डिक्रीज हो जाती है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स डिक्रीज मतलब नीचे, इंक्रीज मतलब ऊपर। ये ऊपर का एरो दिखा रहा है कि फोर्स 4 टाइम बढ़ गई, और यहां पर दिखा रहा है फोर्स 4 टाइम डिक्रीज हो गई। इसी तरह से अगर हम डिस्टेंस में 3 टाइम्स का चेंज करेंगे, मतलब डिस्टेंस में 3 टाइम्स कम कर दिया, फोर्स जो है वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर इस डिस्टेंस को मैं क्या करूं, 3 टाइम्स बढ़ा दूं, फोर्स जो है 9 टाइम्स जो है वो कम हो जाएगी। सो उन्होंने देखा कि जितने टाइम्स का मैं चेंज कर रहा हूं डिस्टेंस में, उसके स्क्वायर के टाइम्स जो है वो फोर्स में कुछ चेंज आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि क्या करते हैं, ऐसे कहते हैं कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसलिए बोला जाता है कि फोर्स 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। एक डिपेंड कर रही है दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे, Q1 Q2 कितना है, उनका मैग्नीट्यूड कितना है। और दूसरा डिपेंड कर रही है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना। डिस्टेंस का स्क्वायर क्यों, क्योंकि डिस्टेंस को अगर 2 टाइम्स चेंज करो, चाहे बढ़ाओ या कम हो, तो फोर्स में जो चेंज आएगा वो 4 टाइम्स आएगा। डिस्टेंस को अगर 3 टाइम्स चेंज करो, फोर्स में 9 टाइम्स चेंज होगा। डिस्टेंस में अगर आप 4 टाइम्स चेंज करो तो फोर्स में 16 टाइम्स हो जाएगा। स्क्वायर के टाइम्स में चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। अब इन 2 फैक्टर्स को कंबाइन करें तो हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है फोर्स के लिए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटा दें तो कोई कांस्टेंट आना चाहिए। दिस इज Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है इसको हम बोलते हैं कूलम कांस्टेंट, ठीक है ना, कूलम कांस्टेंट। और इसका वैल्यू क्या होगा, ये इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करना हमने कि क्या चीज है। सो हम लिख सकते हैं कि जो है वो कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट। और इसका वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है 2 चार्जेस के बीच के मीडियम में। देखो यहां पर हमें देख लिया फैक्टर कि भाई Q1 Q2 पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, और R स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है इनवर्सली। फिर यहां पर एक कांस्टेंट आया। अब ये कांस्टेंट जो है ना, देखो 2 किस्म के कांस्टेंट होते हैं, आपको पता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। दिस इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी का मतलब समझते हो, जिसका वैल्यू चेंज हो, कुछ और फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। यूनिवर्सल का मतलब है जो कांस्टेंट रहे, तो जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सो यहां पर ये जो कांस्टेंट है ये जो है वो चेंज होता है अलग अलग सिचुएशंस में। और सिचुएशंस क्या है,
वो सिचुएशन डिपेंड करती है कि चार्जेस हैं कहाँ। जो दो चार्जेस मैं कंसीडर कर रहा हूं वो हैं कहाँ, वो किस मीडियम में है। क्या वो फ्री स्पेस में है, क्या वो वैक्यूम में है, क्या वो एयर में है, क्या वो ग्लास में है, क्या वो वाटर में है, किसी भी मीडियम में हो सकते हैं। तो अलग अलग मीडियम में के की अलग अलग वैल्यू होगी। तो अगर मान लीजिए चार्जेस आपके एयर या वैक्यूम में हो, इफ चार्जेस आर इन एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम में हो चार्जेस, तो के का वैल्यू हम लेते हैं, हालांकि 8.9 होता है लेकिन 8.9 इंटू 10 की पावर 9। अब इसका यूनिट देखो, के का यूनिट क्या बनेगा, बनाओ के का यूनिट, एफ को आर स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, आर रेडियस है मीटर स्क्वायर, कूलम 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 स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर जो है वो यूनिट बन जाएगा कि इसका आपका इस कांस्टेंट का। और ये वैल्यू ऐसे लिखी जाती है बुक्स या किसी पे लिखेंगे, k इज इक्वल टू 8.9 को हम क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये है एक्चुअल में वैल्यू। तो ये वैल्यू कांस्टेंट की हम तब लेते हैं जब चार्जेस कहां पे होते हैं, एयर या वैक्यूम में। चार्जेस कहां पे होते हैं, एयर या वैक्यूम में। तो अगर मान लीजिए चार्जेस ग्लास मीडियम में या वाटर मीडियम में या किसी दूसरे मीडियम में है, उन दोनों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक है, उस केस में ये वैल्यू नहीं होगी, उस केस में कुछ डिफरेंट वैल्यू होगी। उस केस में क्या वैल्यू होगी वो हम डिटेल में इस कांस्टेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से बताऊंगा। तो आज के टाइम में फिर आगे पता चला कि ये के का जो वैल्यू है, के को क्या लिखा, ये कांस्टेंट जो के है, जो के है आपका, बाद में इसको निकाला गया और ये पाया गया कि ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन इसके बराबर। 1/4 पाई तो ठीक है, ये एप्सिलॉन क्या हो गया। देखिए एप्सिलॉन एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। एप्सिलॉन जो है वो हम इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो हो गई एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या कहलाती है, एप्सिलॉन, ठीक है। जैसे मान लीजिए भाई दो चार्जेस जो मैंने लिए थे +Q1 और +Q2, वो किस मीडियम में रखे हैं, उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। परमिटिविटी क्या है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है भाई। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है भाई। दो चार्जेस जब इंटरेक्ट करते हैं ना किसी मीडियम में, तो भाई मीडियम का कुछ ना कुछ उसमें रोल जरूर रहता है भाई। दो मीडियम कितना अलो कर रहा है उन दोनों को इंटरेक्ट होने में, वो हमें ये परमिटिविटी बताती है, ठीक है ना। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो फिलहाल आप इतना याद रखो कि के का वैल्यू ये है। तो जिस मीडियम में भी चार्ज होंगे उसकी परमिटिविटी यहां पर आएगी। अगर चार्जेस फ्री स्पेस में है, जैसे हमने यहां पर कंसीडर किया है, अगर चार्जेस फ्री स्पेस में है, इफ द चार्जेस आर इन फ्री स्पेस, अगर आपके चार्जेस फ्री स्पेस में है तो ये एप्सिलॉन इन फ्री स्पेस लिख देता हूं मैं। और फ्री स्पेस का मतलब है एयर या वैक्यूम, हम एयर वैक्यूम को लगभग सेम ही मानते हैं। सो दैट इज के इज इक्वल टू 1/4 पाई, फिर एप्सिलॉन नहीं लिखते, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कुछ नहीं है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, एयर वैक्यूम है ना। एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसकी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या एयर वैक्यूम कुछ भी बोल दो, ये है इसकी परमिटिविटी। और इसका वैल्यू क्या होता है, लिख लीजिए। इसका वैल्यू, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब इसका यूनिट निकालते, देखो इसका यूनिट हो जाएगा, देखो के की जगह पर अगर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर लगाएंगे, के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर लगाएंगे, तो 1/4 पाई तो भाई कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, तो क्या यूनिट बन जाएगा आपका यूनिट बन जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन, हम लिखेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन
हाँ ये है ना इधर, तो वहां थे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, ये बन गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ भी ये परमिटिविटी, तो टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में हम जो है वो एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अपना याद लीजिए कि के का वैल्यू अगर फ्री स्पेस में हो चार्ज पार्टिकल तो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। भाई ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। आपने क्या करना है 1/4 पाई का वैल्यू 3.14 डाल दो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डाल दो, तो आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आपने ये वैल्यूज रखनी है। तो ये एक्सप्रेशन दिया था न्यूटन ने। अब देखो मैं अच्छी तरह से अब मतलब एक कंप्लीट वे में इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा कूलम्स लॉ को, तो क्या बनेगा, तो कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस क्या बनेगा, इन फ्री स्पेस बोलता है फोर्स किसके बराबर होता है। अब के नहीं लिखूंगा मैं, के की जगह पर लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्री स्पेस में हम माने हैं हमने चार्जेस Q1/Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन है। क्लियर है बात। तो ये बोला था बेटा कूलम्स ने कि भाई दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है भाई, कि मैग्नीट्यूड चार्जेस के क्या है। मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो बढ़ाएंगे फोर्स कम होगा। और किस वे में कम, स्क्वायर में कम होता है, स्क्वायर टाइम्स में कम हो जाता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस कम करेंगे फोर्स बढ़ जाएगा। और यहां पर इस कांस्टेंट से हमें पता चल रहा है कि यहां पर एक परमिटिविटी, एक क्वांटिटी आ जाती है, तो ऐसा बोल सकते हैं एक मीडियम की प्रॉपर्टी आ जाती है। परमिटिविटी की वजह से भी जो है वो फोर्स में इफेक्ट पड़ता है, मतलब अलग अलग मीडियम में दो चार्जेस के बीच का अलग अलग फोर्स आएगा, ठीक। इसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब ये तो हो गया कि जर्नल सा फॉर्मूला। अब क्योंकि हम क्लास 12 में हैं और हमने पढ़ा हुआ है कि भाई फोर्स जो है वो एक वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो यहां पर हमने डायरेक्शन की तो बात की नहीं फोर्स की, कि फोर्स का डायरेक्शन होगा क्या। तो हम फोर्स का डायरेक्शन भी बताएंगे अगर साथ में, कि कौन सा कैसे किस तरह से होगा। तो उसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में, ये स्केलर फॉर्म में है। ये सिर्फ मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड बोला कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा। लेकिन जब दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो भाई जैसे एक चार्ज Q1 है एग्जांपल, और दूसरा चार्ज Q2 है, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो बोलता है भाई इन दोनों का अलग अलग बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। और दोनों के डायरेक्शन के साथ बताओ। दैट इज नोन एज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तो बना लेते हैं भाई, बड़ा सिंपल सा है, डायग्राम से ही बता दूंगा मैं आपको। वेक्टर फॉर्म चलिए जी बता देते हैं आपको। तो उसके लिए एक डायग्राम बना लेता हूं मैं। देखो मान लीजिए भाई दो चार्जेस हैं स्पेस में कहीं रखे हुए। ये मान लीजिए Q1 चार्ज है, यहाँ पे मैं पॉइंट बना लेता हूँ, पॉइंट चार्ज है। तो ये Q1 चार्ज, दोनों पहले पॉजिटिव मानता हूँ मैं, नेगेटिव चार्जेस का भी कंसीडर करेंगे। फिर Q2 दो चार्जेस मान लिए, ठीक है भाई। Q1 का, क्योंकि हम वेक्टर में बात कर रहे हैं, तो Q1 का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए कितना है, R2 है। क्लियर है बात। एक पोजीशन वेक्टर में Q1 से Q2 की तरफ बना लेता हूं। दिस इज पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। ये किसके बराबर होगा, देखो ये होगा R2 माइनस R1। ट्राइंगल लॉ लगाओ, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। सो आपके पास आ जाएगा, ये प्लस Q2 है। तो इस वेक्टर को मैं मान देता हूं R वेक्टर फ्रॉम 1 टू 2। तो R12 किसके बराबर आ जाएगा, R2 माइनस R1। कैसे आया, ट्राइंगल लॉ लगाओ। आप लिख सकते हो ना यहाँ पे R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो R12 का वैल्यू क्या आ जाएगा, R2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इधर चला जाएगा ना, तो R2 माइनस R1। इस तरह से डायग्राम बना दिया। अब बात करते हैं फोर्स की। तो जो Q1 और Q2 पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो मैं अगर आपसे दिखाऊं तो Q1 जो है वो Q2 पे, ये Q2 है ना यहाँ पे, प्लस Q2 सॉरी, Q1 जो है वो Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा। देखो
Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन आगे की तरफ होगा ना, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा ना आगे की तरफ। ठीक, तो ये फोर्स है जो किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, 1 की वजह से। सिमिलरली यहां पर देखिए अगर आप, तो Q2 Q1 पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, इसकी इधर लगा रहा है भाई। और इसको मैं लिखता हूं फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से। ये हो गया। ठीक है, 1 मिनट में चेक कर लो कैमरा में सब ठीक चल रहा है ना। हाँ जी, ओके। सो भाई यहां पर देखिए F12 1 पे लगने वाला फोर्स 2 की वजह से इस डायरेक्शन में है, और 2 पे लगने वाला फोर्स 1 की वजह से इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये है भाई कॉलम्स लॉ। भाई दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। दोनों वाले Q1 पे ये लग रहा है, Q2 पे ये लग रहा है। तो पहले हम लिखते हैं, देखते हैं Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1, देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड पता आपको क्या होगा, ये फ्री स्पेस में हमने कंसीडर किया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आएगा कांस्टेंट के रूप में। मैग्नीट्यूड की बात है चार्जेस की, तो सीधा लिखेंगे Q1/Q2 डिवाइडेड बाई, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस जो है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मतलब R12 का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो इसका ये डंडे लगा सकते हैं, अदरवाइज सीधा ऐसे लिख सकते हैं R12 का स्क्वायर, ऊपर से वेक्टर निशान लगाना है, R12 के मॉड का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन भी तो लिखना है साथ में, और डायरेक्शन के लिए को किससे दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर से। हमने पता है कि किसी भी वेक्टर का, किसी भी क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन दिखाने के लिए उस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर ले लो। अब देखो ये डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेंगे, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर में R1 वेक्टर, देखो ये R12 वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, तो R12 का यूनिट वेक्टर लूंगा, तो लिखूंगा R12 यूनिट वेक्टर। ये आ गया F12 का, F21 का एक्सप्रेशन। क्लियर है बात? अरे भाई सिंपल बता रहा है कि भाई जो 2 पे लगने वाला फोर्स होगा 1 की वजह से, उसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये बीच में जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, भाई इतना ही तो है डिस्टेंस दोनों के बीच। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा जो R12 वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में, और इसलिए मैंने R12 यूनिट वेक्टर यूज किया है। अब बात करते हैं F12 की, 1 पे लगने वाला फोर्स 2 की वजह से, तो वो किसके बराबर होगा, सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1/Q2 डिवाइडेड बाई, देखो भाई यहां पर डिस्टेंस तो दोनों के बीच में सेम ही है, तो नीचे वाला टर्म भी सेम ही आएगा, दैट इज R12 का स्क्वायर। ठीक है ना, डिस्टेंस तो भाई मॉड तो सेम ही होता है ना, इधर से इधर मेजर करो या इधर से इधर मेजर करो, मॉड तो सेम ही आएगा, तो इसलिए मैंने R12 ही लिखा इनटू। अब देखो इसका डायरेक्शन जो है R12 के डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट में है, तो माइनस R12 की डायरेक्शन में है, तो मैं लिखूंगा माइनस R12 की डायरेक्शन में है भाई। तो ये माइनस में इधर भी तो रख सकता हूं, चलो इधर ही रखो। ओके, तो ये डॉट है इधर, ये माइनस इधर रख लो, नहीं तो इधर कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे लिख दो ना इसको, तो हो जाएगा F12 इज इक्वल टू, माइनस मैंने पहले लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 डिवाइडेड बाई R12 का होल स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर। ये बन गया R12। ठीक है, और अगर आप F21 और F12 को कंपेयर करें तो देखेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। इसके साथ माइनस लगा है ना, दिस माइनस साइन शोज दैट दिस डायरेक्शन, दिस फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू F21। और अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लिखूं और इसको इक्वेशन 2 लिखूं, तो आपको 1 और 2 से क्या मिलेगा, क्या कंक्लूड कर रहे हो 1 और 2 से? देखिए F2 इक्वेशन को ध्यान से देखिए पहले, F12 इज इक्वल टू, F12 इज इक्वल टू, ये देखो ये क्या है, ये सारा का सारा ये वाला ब्रैकेट, ये F21 के बराबर ही तो है, तो मैं लिखूंगा माइनस F21। मतलब
यही तो है कि भाई 1 पे लगने वाला फोर्स 2 के द्वारा सेम होगा मैग्नीट्यूड में 2 पे लगने वाले फोर्स की तरह 1 के द्वारा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। और यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, F12 इक्वल टू F21। इसका मतलब कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन का थर्ड लॉ भी फॉलो, मतलब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो यहाँ पर भी वैलिड है। कूलम्स लॉ जो है वो बिल्कुल वैलिड है भाई न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। तो भाई बच्चे डर जाते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कुछ नहीं बताना है भाई, बस बताना वही है, कंसेप्ट वही है, आपको फोर्स के डायरेक्शंस भी बताने हैं, ठीक है। सो ये था हमारे पास कूलम्स लॉ का थ्योरेटिकल एनालिसिस। भाई कूलम्स लॉ क्या कहता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स किसके बराबर होता है। अब जरा एक प्रॉब्लम करते हैं, हल्का सा प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास दो चार्जेस हैं 3 माइक्रोकूलम्स के, है ना। दो चार्जेस हैं, 2 चार्जेस कितने के, 3 माइक्रोकूलम के, ठीक है। कहां कहां पे रखे हुए हैं, देखो इसको मिटा दो। ओके भाई बोलता है दो चार्जेस हैं, मान लीजिए एक चार्ज 3 माइक्रोकूलम का यहां रखा है, एक चार्ज 3 माइक्रोकूलम का यहां पे रखा है। बोलता है इनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं। ये वाला चार्ज जो है इसका पोजीशन वेक्टर मतलब जहां पर ये है उसका वो है जी आपके पास दिया हुआ है यहां पे, हाँ, दिस इज आई जे प्लस के, आई जे कैप के, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। और ये इसका दिया है, हाँ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। दो चार्जेस हैं, दोनों इस पोजीशन पे हैं। बताओ दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्शन होगा ना, दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो बताओ कितना होगा। बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं भाई। कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है कि चार्जेस जो हैं Q1 और Q2 दोनों यहां पे बराबर हैं। दोनों किसके बराबर है, 3 माइक्रोकूलम के। और माइक्रोकूलम का मतलब होता है 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ऐसे सिस्टम में चेंज करेंगे। अब इन दो वेक्टर्स की हेल्प से हम दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए दोनों के अगर दो पोजीशन वेक्टर दिए हों तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 1 1 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 3 3। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोनों के बीच का, डिस्टेंस फार्मूला याद है, डिस्टेंस होता है √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इस तरह से होता है भाई, आराम से करो। अगर स्क्वायर निकालना हो, डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है तो ये रूट इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 मतलब x2 ये है x1 ये है, दैट इज 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो भाई ये 2 और 1, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 9 यूनिट्स आ गया भाई। डिस्टेंस कितना आ गया, 9 यूनिट्स। बस अब हम डाल सकते हैं। तो देयरफॉर फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए फ्री स्पेस में है ये चार, Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सीधा डाल दूंगा, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर। 2 बार है तो स्क्वायर लिख दिया, अपॉन 9 आया ना, 9 से 9 कैंसल, तो ये क्या बन गया, 3 3 9। तो दिस इज 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 6 2 12 -12, 10 की पावर 9 to 10 नंबर -3। हाँ भाई ये हो गया क्या, 9 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो आज वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर क्लोज कर देता हूं। कूलम्स लॉ बताया क्या होता है और एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कूलम्स लॉ की कुछ अच्छे प्रॉब्लम लेके आएंगे और वो डिस्कस करेंगे। तब तक आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो
थैंक यू सो मच। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।